जब आप मल्टीपल चीजें कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि यही रटो और यही पढ़ो। क्योंकि ये भी देखा है जो दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं वो भी फेल करते हैं, और ये भी देखा है जो 2 मिनट पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा नंबर ले लेते हैं। बॉडी और माइंड अडाप्ट हम कर उसको लिए। जितना पैम्पर करेंगे और जितना टफ रखेंगे, यह हमारे ऊपर है, और वही लाइफ लॉन्ग चलता है। पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक बार आप, और दूसरी बात है कि कोई भी नोट्स का हम फोटो खींच के या पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखें। यू बेटर राइट इट डाउन। क्योंकि कभी भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि जो आपने नोट्स फोटोकॉपी करके रखे हैं या जो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं उनको पढ़ पढ़ पाए। सकें। बेहतर यही होगा कि जब भी आपके हाथ में वो आया है उसको हाथ से लिखें, क्योंकि अभी भी एग्जाम पेन एंड पेपर मोड पे यस। होते हैं। सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं बेबल इंडिया के तरफ से हूँ। और वेरी वेलकम टू यू डॉक्टर मलिका पाल। सो मैम, कैन यू प्लीज टेल मी ब्रीफली अबाउट आपका जर्नी जो भी रहा है अभी तक, फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से लेके अभी तक आपका जो भी रहा है जर्नी आपके स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू कोमल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। अभी तक जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम अ स्कूल किड टू अ प्रिंसिपल, इट हैज बीन क्वाइट स्मूथ। अच्छा रहा, अच्छे लोगों का साथ मिला और अच्छी तरीके से चीजें होती रही। टीचर्स, पेरेंट्स, सभी का गाइडेंस जो है वो इम्पोर्टेंट था। और उसी के अकॉर्डिंगली साथ में कुछ उनके सपने थे, कुछ मेरे सपने थे, जिनको हम पूरा करते करते यहाँ तक पहुंचते चले गए। मैम आपका वो कोर्स क्या रहा जिससे आप मतलब आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया और अपने कॉलेजेस कंप्लीट किए। मैं हमें मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी इम्फॉल में। मेरे पापा आर्मी में थे तो इम्फॉल में शुरू हुआ था मेरी स्कूलिंग। और नॉर्मली हम लोग जो स्कूल के सिलेबस है उसी की बुक से ही पढ़ते थे। रिसोर्सेस ऐसे रिमोट एरियाज में उस समय बहुत कम थे। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था कि वो हम लोगों को एजुकेशन से जोड़ के रखते। और उन्होंने एक नजरिया ये दिया था कि जो किताब में है वो किताब के बाहर भी है, और किताब के बाहर चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके चीजों को समझना, ये इंसाइट वहीं से शुरू हुई थी। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली भी आए, देन वी केम टू भोपाल। बट हाँ, वो जो एक उन्होंने चीज बीज अंदर डाल दिया था कि जो किताब में है वो बाहर भी है, तो उसको देखना और उसको समझ के आगे बात करना, ये शुरू से टीचर्स की वजह से ही हमारे इसमें आया। मैम आपको क्या लगता है, जैसा कि आपके टीचर्स ने आपको कहा कि जैसा किताब में है वैसा ही बाहर है, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ऐसा सच में है कि जैसा हम किताब में आज पढ़ रहे हैं, जैसा हमको जानकारी मिल रही है, वैसा एग्जैक्टली हमारे बाहर की दुनिया में भी है। ऑलमोस्ट। स्पेशली अगर जब मैं कहूंगी कि मेरा जो इंक्लिनेशन है वो बायो की तरफ इस तरह ही हुआ कि जब हम फूल पौधे पेड़ पत्ते जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, सूरज चांद वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मुझको दिखाई देते हैं। तो उनको समझना मेरे लिए बहुत आसान था, यस मैम। इसलिए बायो की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। वो तो ये प्रैक्टिकल हो सकता है नॉलेज। कि ये टीचर्स का असर रहा हो। यस। टीचर्स का असर रहा हो कि उन्होंने कहा कि ये पेड़ है, ये देखो इसमें ऐसा ये है, तो इंटरेस्ट आया। अगर हो सकता था कि अगर फिजिक्स के टीचर मुझे फिजिक्स के नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाते, या कॉमर्स के टीचर्स जो हैं वो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाते, तो इंटरेस्ट रहता। हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, लेकिन क्या, जब मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते थे तो मेरे बड़े मामा जी बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे। दो ही वॉज इन डिफरेंट प्रोफेशन, बट उनका इंटरेस्ट था। तो वो मॉन्यूमेंट्स उनके साथ घूमने जाते थे तो वो ऐसे बताते थे जैसे आंखों के सामने चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें याद रहती। तो ये तो जरूर है, समझ में आ गया, और इसी से मेरे प्रोफेशन में भी बहुत फायदा हुआ है कि जो हम पढ़ाते हैं, कोशिश ये की जाए कि वो चीज बच्चों को किताब के बाहर दिखाई दे, और बच्चे उसको देखकर समझकर आगे अपना जो चीजें हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। यस मैम। ये बेसिक अप्रोच रहता है, तो इसी से उनको सब्जेक्ट समझ में आता है, सब्जेक्ट से प्यार होता है, फिर आंसर रटने नहीं पड़ते। यस मैम, तो बेसिकली आपका मेन स्ट्रीम रहा है बायो। तो आपके जी। टीचर्स के गाइडेंस के कारण ही आपने ये बायो फील्ड चूज किया, या फिर आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट था इसके तरफ।
दोनों ही चीजें है ना। टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बायो को इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे लगा कि इसमें तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं देखकर खुद लिख सकती हूँ। तो इस वजह से वो आया, और क्योंकि अब चीजें समझ में आने लगती है तो फिर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती ना। यस मैम। तो ये नहीं होता कि एग्जाम से एक दिन पहले रात को बैठ के हम रट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि आपको वो प्रोसेस समझ में आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती है, लेकिन उसका परसेंटेज कम हो जाता है। आपको जब चीज कोई अच्छी लगने लगती है तो फिर आप उसको अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैम और क्या कोर्स के बाहर भी जाके पढ़ते हैं। मैम क्या आपके टाइम पे भी लाइक फैमिली प्रेशर्स होते थे कि नहीं यही कोर्स लेना है, इसके अगेंस्ट लाइक अपने इंटरेस्ट से अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उससे थोड़ा पेरेंट्स डिनाई करते थे? नहीं, देखिए, मैं सेंट्रल स्कूल में थी, और सेंट्रल स्कूल में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो पार्ट होता है। और लकीली मेरे पेरेंट्स जो है वो भी ओपन माइंडेड थे। कभी भी ड्रामा, डांस, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो मेरे पापा की तरफ से तो कंपलसरी था कि शाम को 4 से 5 6 बजे तक आपको बाहर जाके खेलना ही है। भले ही ग्राउंड के चक्कर लगाओ, लेकिन आपको खेलना है। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वो बोल देते थे कि मुझे 4 बजे बच्चे घर के अंदर नहीं चाहिए, वो बाहर घूमने चाहिए, खेलने चाहिए। हम क्रॉस कंट्री रनिंग वगैरह भी करते थे। तो अच्छा है, क्योंकि आजकल तो ये देखा है कि सर्दियों में भी मुंह ढक के घूमते हैं कि स्किन जल जाएगी, लेकिन डार्क स्किन इज बेटर देन अ ब्रोकन बोन। यस तो मैम। क्योंकि अगर सन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, अपनी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन यस। आजकल लुक्स पे ज्यादा फोकस है, पर हमारा माइंडसेट नहीं था। आजकल, आज भी, आज की डेट पर भी मुझे अगर दिन में बाहर जाना होता है, आई डू नॉट कवर अप। तो वो क्योंकि बॉडी में ये आ गया है, बॉडी उस तरीके से हो गई है, मुझ पर असर नहीं होता। बॉडी तो बॉडी और माइंड, अडाप्ट हम कर उसको लिए। जितना पैम्पर करेंगे और जितना टफ रखेंगे, ये हमारे ऊपर है, और वही लाइफ लॉन्ग चलता है। तो फैमिली प्रेशर कुछ नहीं था, बल्कि प्रेशर यही होता था कि और क्या किया, पढ़ाई तो करनी थी, और क्या किया। तो जब आप मल्टीपल चीजें कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि यही रटो और यही पढ़ो। क्योंकि ये भी देखा है, जो दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं वो भी फेल करते हैं, और ये भी देखा है जो 2 मिनट पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा नंबर ले लेते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड देयर कैपेसिटी। किताब लेके बैठने से ही पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं होता। यस मैम। मैम तो लाइक ठीक है ना। आपकी इनिशियल स्टेजेस में, स्टडीज के इनिशियल स्टेजेस में क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की और कैसे आपने अपने स्टडी के टाइम शेड्यूल को मैनेज किया जिसके वजह से आपका मतलब इतना अच्छा हो पाया है? अच्छा अभी लग रहा है, पहले नहीं था। जैसे मैंने कहा कि जो चीजें मैं देखकर समझती थी, कर लेती थी, वो तो अच्छा रहता था। तो उसका उल्टा भी तो होता था ना। यस जो मैम। चीजें मैंने देखी नहीं, जो मैंने समझी नहीं, जो मुझे बाहर मिला नहीं, अगर उसको याद करके लिखना पड़ेगा तो डेफिनेटली मार्क्स जो है वो डिडक्ट। बिगड़ते थे। तो जैसे जैसे हम हायर स्टडीज में आते गए, और हमारा एजुकेशन का स्पेयर जो ना, मतलब 10th में रहते हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, 12th में आके सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में उससे भी कम हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में उससे भी कम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका फोकस उसी चीज के ऊपर आता चला जाता है जो आपका पसंद का सब्जेक्ट है। तो यस। ग्रेजुअली स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। यस। और इसका उल्टा भी देखा है। जो लोग, बहुत जगह देखा है कि जिसके 10th और 12th में सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे आते थे, उनको अगर इंडिविजुअली सब्जेक्ट कोई एक को लेकर करना पड़े तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको सब्जेक्ट की समझ नहीं होती। बहुत लोगों को एक गॉड गिफ्ट होता है कि वो कोई भी चीज एक बार देख लेते हैं तो उनको याद हो जाता है, और वो याद करके लिख लेते हैं, भले ही वो उनको डीप डाउन समझ में आया हो या ना आया। तो हायर स्टडीज में जाके ये नुकसान करता है, यस मैम। क्योंकि वहां पर आपको अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करना आना पड़ता है। तो ऐसे फील्ड में, जैसे रिसर्च वगैरह है, ऐसे फील्ड में ये लोग बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं कर पाते। तो टीचिंग और लर्निंग के दो अलग अलग पहलू हैं, कि याद करके लिखना है, स्कोर अच्छा आ जाता है, लेकिन वो किसी एक लेवल तक काम आता है। और समझ के करना है तो वो किसी और लेवल पे काम करता है। तो जो भी नई डिस्कवरीज हुई हैं, वो उन्हीं लोगों की वजह से हुई है जो समझकर अपना काम कर रहे यस हैं। और ऑफिस में या किसी भी कंपनी में जो बल्क स्टाफ है, वो बल्क स्टाफ वो होता है जिसने रट के एग्जाम पास किए हैं, मैम। और उनको याद आता है, उन्होंने नया कुछ नहीं बनाया। क्योंकि नया कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है। यस मैम। मैम जैसे कि अभी है कि मतलब
ग्रो कर रहा है, जैसे अभी इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली हमारे बुक्स जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है उसमें हर ईयर, लेकिन जो हम अभी जो हम देख रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत पर्टिकुलरली बहुत कम रहता है उसमें। और फिर टीचर्स भी वही सब पढ़े हुए हैं जो हमने पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी। तो फिर उसमें कम्युनिकेशन लैग हो जाता है। तो ये है कि फिर हमको वो सब खुद से करना पड़ता है, खुद के मतलब खुद से फिगर आउट करना पड़ता है कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे हमको चीजें जज करने पड़ती है। मैम इसके चीज पे आपका क्या वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो बेटा, जब नए नए कोर्सेज आ रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सही है कि हम लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी जो हमने उस समय एक चैप्टर पढ़ा था। अब वो पूरा एक पेपर आता है या वो पूरा का पूरा सिलेबस उसी चीज का है। मैं बायोटेक की बात करूंगी कि जब मैंने एमएससी की थी तो मेरे 12 पेपर में से एक पेपर बायोटेक का होता था। आजकल बायोटेक में एमएससी होती है। यस मैम। तो जाहिर है नहीं पढ़ा। लेकिन ये चेंज ओवर द नाइट तो नहीं आया ना, धीरे धीरे आया है। किसी भी टीचर को, अगर कोई जेन्युइन टीचर है, तो वो क्लास में जाने से पहले अपने कोर्सेज को रिवाइज करता है और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता है। और अगर वो अच्छा टीचर है और उसको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में वो क्या करता है कि वो आगे भी उस बारे में जानकारी लेना चाहता है ना। जानकारी लेता रहता है तो उससे उस अपने आप वो ग्रो करता चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट ये समझे कि टीचर ने वो अपने समय का पढ़ा हुआ है वो अपग्रेडेड नहीं है। टीचर अपग्रेड अपने आप को करता रहता है। भले ही उसकी डिग्री पुरानी होगी, मगर अपने आप को अपग्रेड करना उसके उसमें टेंडेंसी में है। यस मैम। क्योंकि आप लोगों के पास या स्टूडेंट्स के पास जाने से पहले टीचर के पास 2 महीने का समय होता है, जब वो सिलेबस को रिवाइज करता है और अपने आप को अपग्रेड करता है। यस। तो नोट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि यस। हम लोग भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं। पॉइंट्स देखते हैं किस तरीके से आसान होगा, उसके साथ हमको क्या टीचिंग एड्स चाहिए होंगे, या इसको हम किस तरीके से चॉक बोर्ड के अलावा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं, सभी टीचर्स पढ़ते वही हैं। की एटलीस्ट लर्निंग, कॉलेज जितने टीचर्स हैं वो पढ़ते हैं। वही लर्निंग गोज टिल डेथ। या बिल्कुल, जो जितना पढ़ा हुआ है ना वो उसके, मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे लिए सीखना बहुत बाकी है। यस मैम। तो सीखने का कोई एंड नहीं है। तो जो टीचर है उसके साथ में जब भी सिलेबस आता है तो वो उसको जरूर देखता है, उसको पढ़ता है, और जहां उसको नहीं लगता है कि कुछ नया है, जैसे अगर मैं बात करूंगी टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन का सिलेबस तो हर साल बदलता है यस अकॉर्डिंग मैम। टू द बजट। तो हमको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। मैम तो तो ये एक अगर, नेचुरल प्रोसेस है जो करते हैं। मैम तो अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर आप ही एक क्लास में अगर पढ़ा रही हैं, तो 100 बच्चे हैं अप्रोक्स अगर एक क्लास में, तो उनमें से कुछ बच्चे एब्सोल्युटली बहुत अच्छा करेंगे, और कुछ बच्चे वही सेम टीचिंग वही सेम मेंटरशिप के बावजूद भी उनका वहां पे लैग हो जाता है, उनसे उतना हो नहीं पाता है। तो इस पे लाइक क्या उनकी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए, या उनको क्या दिक्कत पड़ रहा है, या फिर जो बाकी बच्चे हैं जो बेटर कर रहे हैं सेम मेंटरशिप से, तो वो उनसे अलग कैसे हुए, या फिर उनमें ऐसा क्या वो अलग कर रहे हैं जिसके वजह से वो ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं उनके उनके कंपैरिजन में। हम इस पे एक थोड़ा आपका क्या है पॉइंट? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं इसमें अपना ही एग्जांपल दूंगी। मैंने जैसे शुरू से ही कहा कि मेरा तरीका था कि मुझे जो दिख रहा है, जो समझ में आ गया, मैं उसको लिख लूंगी, बहुत अच्छा कर लूंगी। और जो मुझे नहीं दिख रहा है या मेरे टीचर ने वो मुझे उस तरीके से नहीं दिखाया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आई लैग बिहाइंड दैट सब्जेक्ट। तो यस। मैं किसी टीचर की फेवरेट रही होंगी और बहुत से टीचर मुझसे परेशान रहे होंगे। सेम हैपेंस विद द स्टूडेंट। मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही चीज है। तो मुझे समझ में आता है कि इस बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, तो हम क्या है, एक सब स्टूडेंट जो है उसके 3 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर पेपर्स की बात करते हैं कॉमर्स में, तो उनके 8 पेपर्स हो जाते हैं। यस। तो हर के लिए टीचर अलग अलग है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट जो है किसी न किसी एक टीचर के साथ बहुत अच्छे रैपो में रहता है। तो उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उसको समझना और उसके कोर्स को एनकरेज करना। देन एजुकेशन के गोल्स भी हर बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे जिनके घर में फैमिली बिजनेस है, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक डिग्री मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत क्लियर कट वो रहता है। तो उससे ये उम्मीद करना कि वो 14 घंटे पढ़े और टॉप करे,
नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद अपने बिजनेस में टाइम दे रहा है, यस मैम। ही इज अर्निंग ऑलरेडी, और उस वहां पर भी उसको टाइम देना जरूरी है। दूसरी तरफ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसी के बेसिस पे उनकी जॉब लगे, तो वो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कोचिंग्स या ट्यूशंस पे आते हो, तो इस वजह से वो यहाँ पर टाइम नहीं दे पाते। तो एज मेंटर्स हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक टीचर के पास कम से कम ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 स्टूडेंट्स ही रहें, ताकि उनके पास उन बच्चों का पूरा डिटेल हो कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है मतलब एजुकेशन वाइज उसका क्या गोल है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोग्रेस कैसी है। तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पर्टिकुलर जगह पे स्कोर क्या है। हाँ, डेफिनेटली ये हम कोशिश करते हैं कि बच्चा फेल वेल तो नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्री नहीं आ रही है, कहीं भी बैक नहीं लग रहा है, इतना तो ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा उसको आ, ये नहीं करते कि आपको इतना ही आना है, क्योंकि हमको उसके लिमिटेशंस और उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे की चीजें जो है हम डिजाइन करते हैं। तो बहुत सारा स्कोप रहता है बच्चों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं तो बच्चे अच्छा करते हैं। मैम जैसे तो कि आपने अच्छा, कहा, फर्क 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 पड़ता है। मैम आपने कहा कि टीचर्स भी टाइम के साथ साथ अपग्रेड होते हैं, तो इन द सेंस मैं हाँ, ऐसा कह सकती हूँ कि टीचर को भी एक सेल्फ स्टडी का जरूरत पड़ता है, एज बच्चों को जरूरत पड़ता है। तो एक बिल्कुल। मेंटरशिप सबके लिए जरूरी होता है, बच्चों में भी देखेंगे एक टीचर का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ हम सिर्फ टीचिंग पे ही ध्यान देंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हम लोग को अगर अलग बनना है तो सेल्फ स्टडी इज मच इम्पोर्टेंट। तो मैम इस पे अगर आप यस, कुछ बोलना चाहें तो। सेल्फ स्टडी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है कि बुक में तो वही लिखा है शायद जो 5 साल पहले था, यस मैम। पर हम जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री में उसको करंट मटेरियल होना होता है। जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें, जो सॉफ्टवेयर बुक में है या जो सिलेबस में है, और जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको कंप्लीट सेट ऑफ दूसरे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो इसके लिए यही होता है कि उसको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पर मेंटर का काम जरूर अच्छा होता है, कि मेंटर उनको बताता है कि ये सिलेबस में है और ये हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इसका ये वाला वर्जन आ चुका है और इसको ऐसे तैयार करना है। हो सकता है कि एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछा जाए, हम्म। ठीक है ना, लेकिन अगर बच्चे को ये मालूम है और उसने एग्जाम में इसको कोट भी किया है तो डेफिनेटली मार्क्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जाम में उसको भी समझ में आता है कि ये बच्चा जो है आगे की तैयारी कर रहा है और उसको बहुत चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो मेंटर का बहुत रोल रहता है कि वो स्टूडेंट्स को सही से गाइड करे। ये भी नहीं हम कह सकते कि वो सिलेबस को बाईपास करके कुछ और पढ़ाए। वो सिलेबस के साथ ही साथ जो मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न से मेरा मतलब जो कंटेम्प्रेरी चीजें मार्केट में आ चुकी हैं, इंडस्ट्री में आ चुकी हैं, वो भी स्टूडेंट को साइड बाय साइड बताता चले कि यस। ये ऐसा था और इसका फिलहाल ये एडवांस्ड वर्जन है, इसको यहाँ देख लेना, या अगर जरूरत हो तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस में इसको पढ़ लेना। तो या फिर वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, या वो नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, या वो स्टूडेंट्स का डिस्कस करके जो नई टेक्नोलॉजी के जो प्लस पॉइंट्स है या स्पेशल पॉइंट्स है उसको वो आगे उनको बताते चले जाते हैं। तो मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है, कि क्योंकि बुक्स और सिलेबस जो है वो उतनी स्पीड से चेंज नहीं हो पाते हैं। टीचर्स जो हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो ट्रूली मेंटर्स हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और साथ साथ वो स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड करते चलते मैम जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी डिफिकल्टी पड़ता है पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं बट सबका माइंड अलग होता है, जिसके वजह से अगर मेरे को कोई टीचर पढ़ा रहे उनका अच्छे से समझ आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ वाले को भी वैसे ही समझ में आए। बट मैं देखती हूँ कि उसका स्टिल उस सब्जेक्ट में अच्छे ही आते हैं, इवन दो उसका उस सब्जेक्ट में टीचर से कॉपरेशन नहीं है। तो मैम इसमें अब क्या कर सकते हैं, लाइक सिलेबस कैसे इतना जल्दी वो कवर अप किया जाए, कैसा प्लान और कैसा शेड्यूल में हम लोग रहे, ऐसा सजेशन। शेड्यूल जो है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट डिफर करता है, मगर एक गोल्डन रूल ये है कि हमको ये देख लेना है कि अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो स्टडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो स्टडी बिल्कुल डिफरेंट होती यस। है। जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं
तो हमको ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, yes ma'am, उसके अकॉर्डिंगली हमको किस चीज पे स्ट्रेस देना है और कौन सी चीजें हैं जिनको हम ओवरलुक कर सकते हैं। जैसे डेटा है कोई, कि किस समय क्या हुआ था, इस तरह की डेट्स हैं, कितना क्या क्वांटिटी, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको क्योंकि एमसीक्यूज में यही पूछे जाते हैं, yes है ma'am, ना। अब ये बोलिए कि ये इवेंट इसने इस डेट को किया था, hmm, ठीक है, अगर आपको वो पर्सन और वो डेट याद है तो आप एमसीक्यू कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। yes ma'am, ठीक है। तो एक तो यही होता है कि आप किसी भी चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, इनकी एक लिस्ट बना लें और उसको ऐसी जगह टांग दें या चिपका दें जहां आते जाते दिखता रहे, yes ma'am, कि आपको याद होगा कि हाँ इस डेट को ये एक्टिविटी हुई थी। हम जैसे हम बायोलॉजी में, मैं स्पेशली ये करती थी क्योंकि मुझे याद करने में दिक्कत होती थी। तो जितनी भी डिस्कवरीज 1800 से शुरू हुई हैं मॉडर्न बायोलॉजी में, उनको डेट वाइज लिख के रखा हुआ था टेबल पे, कि जब भी देखे तो हमको वो डेट और उसके साथ क्या डिस्कवरी हुई है वो दिखता रहता था। तो हमारे एमसीक्यूज में तीन एक एक ऐसा पॉइंट लिखने से हमारे तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक तो डेट क्लियर हो जाता है, एक तो पर्सन का नाम क्लियर हो जाता है, तीसरा हो जाता है कि उसने किया क्या था। तो आपके एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। yes ma'am, ये, और अगर आपको ये चीजें याद है, एक तो एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा हो गया, दूसरा इसको याद रहेंगे तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि डीएनए की डिस्कवरी, तो डीएनए की डिस्कवरी के तीन मुझे डेट और तीन अलग अलग साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस मुझे याद है, देन तो हम ये कह सकते हैं कि आई हैव द स्केलेटन, मैं उसके अंदर बाकी का मटेरियल लिख सकती हूँ। yes ma'am, तो पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक बार आप, और दूसरी बात है कि कोई भी नोट्स का हम फोटो खींच के या पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखें, yes ma'am, यू बेटर राइट इट डाउन। क्योंकि कभी भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि जो आपने नोट्स फोटोकॉपी करके रखे हैं या जो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं उनको पढ़ पाए। पढ़ सके, बेहतर यही होगा कि जब भी आपके हाथ में वो आया है उसको हाथ से लिखें, क्योंकि अभी भी एग्जाम पेन एंड पेपर मोड पे yes, होते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टिप है, जैसे जब भी कोई आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं। सपोज इट इज 100 एंड यू हैव 180 minutes, that is 3 hours to complete. तो set aside 30 minutes for formalities, and then you have 150 minutes for 100 marks. That means for 1 marks you have 1.5 minutes. For answering question of 2 marks you have 3 minutes, and for answering question of 5 marks you have 7.5 minutes. अगर आपको एग्जाम में लिखते समय 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 3, 4, 5 मिनट दे दिए तो आपको 1 नंबर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। सो डू नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम टू एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर जल्दी खत्म हो जाता है, सपोज यू राइट द आंसर इन 5 minutes, देन यू हैव 2.5 minutes स्पेयर विथ यू, जो लास्ट में जाकर जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन छूटा है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कुछ ना कुछ मार्क्स हर क्वेश्चन में आपको गेन करना ही है, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे ना। तो व्हाई वेस्ट टाइम ऑफ अदर। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो एक आपने माइंड में बना लिया, ये तो हमको शुरू से पता चल जाता है ना, एग्जाम जब हम देने से पहले ही हमको स्कीम पता चल जाती है कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितना ड्यूरेशन है। उसके अकॉर्डिंगली माइंड सेट करके रख लें कि हमको एक पर्टिकुलर आंसर, इतने नंबर के एक आंसर में कितना टाइम देना है। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि हमको इतनी कॉपी भरनी है, इतना सारा लिखना है, रॉन्ग। टाइम के आपको हिसाब ये से देखना चाहिए, है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप बुलेट्स में भी लिख रहे हैं, पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं, अब पेन चेंज नहीं करना है, एक ही पेन से लिख रहे हैं, पेन से ही डायरेक्ट डायग्राम्स बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है ना। मैम, क्योंकि वो फोटो की तरह टांग के थोड़ी रखेंगे, है ना। उनको तो ये देखना है ना कि आपको सब्जेक्ट की समझ है कि नहीं है। तो यूज अ गुड काइंड ऑफ पेन, यस मैम, इंक विंक फैले नहीं, और बस लिखते चले जाएं, और टाइम का जरूर ध्यान रखें। लाइन डायग्राम, ये वो पॉइंट्स में आंसर्स लिखें, पूरे सेंटेंसेस, कई बार साइंस में तो स्पेशली पूरे सेंटेंसेस बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर अपने
पॉइंट्स में भी देख ले, ग्रामेटिकल मिस्टेक के नंबर नहीं कटते अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस। अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो रहा है, हाँ, लेकिन अगर सेल को कॉल कर दिया तो नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इनके नंबर नहीं करते, क्योंकि टीचर जो है उसको सब्जेक्ट कंटेंट पर ध्यान देना होता है, मैम ना कि आपके लैंग्वेज पे। मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉर्मल वे में भी अगर देखा जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है सेल्फ स्टडी और बेटर एनवायरनमेंट फॉर द स्टडीज फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ, तो कैसे हम ऐसे स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके या फिर कैसे हम उनको सेल्फ स्टडी और एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, क्या आप उसमें कुछ कह सकती हैं? सेल्फ स्टडी तो मैंने कहा ना, जैसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, यस मैम। सभी टीचर्स, सभी बुक्स, सभी हम यूट्यूब ऑनलाइन वीडियोस से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यस मैम। ठीक है। उसको पढ़ के उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एक ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर घर छोटे हैं तो आप आसपास की कोई लाइब्रेरी कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं गेट का एग्जाम दे रही थी, तो मैं यही करती थी कि कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाती थी, और लाइब्रेरी 7 बजे तक खुला रहता था, तो जब तक लाइब्रेरी खुली है आई यूज्ड टू स्टडी देयर, ताकि जितना कंटेंट मुझे दिन भर में मिला है उसको मैं लिख लूं, समझ लूं। मेरा पढ़ने का तरीका लिख के ही पढ़ने का था। तो मैं बहुत बहुत लिखती थी, तो वो लाइन वाइज पूरे मुझे क्रोनोलॉजिकली चीजें याद होती रहती थी, और अपना हाथ का लिखा मुझे दिखता था एग्जाम में कि ये पॉइंट यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ यस। है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ स्टडी मतलब आप हाथ में किताब लेके पढ़ते पढ़ते सो गए, ऐसा वाला सेल्फ स्टडी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए यू हैव टू बी अपराइट, एंड यू शुड बी सिटिंग ऑन अ टेबल एंड चेयर विद अ पेन एंड पेपर, तभी सेल्फ स्टडी होती है। क्योंकि वैसे तो आराम करेंगे तो अपने को बॉडी रिलैक्स मोड पे चला जाता है, बॉडी को थोड़ा सा, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई हूँ और मुझे नींद आने लगी है, मुझे थकावट होती है, तो गर्मियों में भी छत में बिना पंखे के नीचे बैठे, क्योंकि पंखा नहीं है गर्मी में, छत में जो सीढ़ियों वाला रूम होता है यस ना, मैम। जहाँ सीढ़ियां खत्म होती हैं और छत में जाने के लिए दरवाजा है, वहां हम चटाई या दरी या गद्दा छोटा सा लेके बैठ जाएं, कुशन लेके बैठ जाएं, वहां पढ़ाई करें। पसीना टपक रहा है तो नींद नहीं आ रही है, डेफिनेटली बिल्कुल आराम से पढ़ाई हो जाती है। तो अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो पढ़ाई थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये देखना है कि डिस्कम्फर्ट में जाते शांति। जाते बीमार ना पड़ जाए। यू यस। हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, तो पीने का पानी का बॉटल वगैरह साथ में रखना बहुत जरूरी है। यस। बट हाँ, कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा कम करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होती है। यस मैम। कंफर्ट लेवल में नींद आ जाती है, थकान, क्योंकि थकान होता है ना, यहाँ यस पर मैम। थकान मेंटल है। दूसरी चीज है कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ, तो मुझे तो सपने में भी वही चीजें आती थी, एंड आई यूज्ड टू रिकॉल कि हाँ, ये यहाँ तक करते करते किया है। तो स्ट्रेटेजीज डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट यस मैम। कि हमको क्या तरीका रखना है। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि हम टाइम का ध्यान रखेंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो टाइम अलॉटेड है उससे ज्यादा हमको खर्च नहीं करना है। एग्जाम का पेपर, उसकी स्कीम को आपको ध्यान में रखना है, और कौन सी चीज को हाईलाइट करना है, कौन सी चीज को हम स्किप कर सकते हैं, इसके लिए सीजन्ड टीचर और मेंटर का होना बहुत जरूरी है। यस मैम। कि अब आजकल तो मोबाइल ऐसा हो गया है कि टीचर्स को थोड़ा सा प्रिवेसी की दिक्कत होती है, तो ऐसे में मैं स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करती हूँ कहना कि बेटा आप लोग ना टेक्स्ट कर दिया करो कि आपकी यस। जो भी प्रॉब्लम है, मैं जब फ्री होंगी तो मैं देख लूंगी, और अकॉर्डिंगली मैं, हो सकता है कि सारे सॉल्यूशंस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढ के तो दे सकती हूँ, तो मेरे को उतना टाइम मिलेगा। एकदम चलते चलते मुझे कोई पूछे मैडम ये क्या है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद सम अदर थिंग ऑल्सो। यस मैम। सेम हैपेंस विद ईच एंड एवरी टीचर। तो अगर आप उनको टेक्स्ट कर देते हो तो वो अपने फ्री टाइम में, या जब भी वो मेंटली फ्री होती हैं, तो वो उसको देखेंगी, समझेंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी और से कंसल्ट करके या बुक से कंसल्ट करके आपको आंसर दे सकते हैं। पर ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टीचर मना कर दे कि मुझे मत परेशान करो। यस मैम। तो आप इसमें तो यही हम करेंगे कि हो सकता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिस वजह प्रॉब्लम्स। से वो टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो बेटर सेलेक्ट अनदर पेंटर। थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, आपका ये सारा जो भी आपने मोटिवेट किया, जो भी आपका मेंटरशिप था। थैंक यू मैम। थैंक यू कोमल बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं, और थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी फायदा मिलेगा तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। यस मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।